हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स की 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन को मिस न कीजिए, नहीं तो आपके एग्जाम में आपका हो सकता है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाए और वो छूट जाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तब प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, द्वितीय पिंड क्या होता है? तो जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे द्वितीय पिंड कहते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें छोटे कणों से टकराती है तो चारों दिशाओं में बिखर जाती है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये जो क्षमता है इसके बारे में पहले जान लीजिए, क्षमता होता क्या है। तो किसी भी लेंस का क्षमता जो होता है उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस का क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता को डी से डोनेट करते हैं। हमारा डी बराबर होता है 1/f। 1/f। एफ क्या है? फोकस दूरी है, यानी जिसे हम लोग फोकसांतर कहते हैं। यहाँ एफ किस में होना चाहिए? सॉरी, 1 किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा ऐसे ही मात्रा क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है डी का मान कितना दिया है? 1 दिया हुआ, डी का मान 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ मान 1 रख दे रहे हैं। ठीक है, डी बराबर 1 हो गया। और एम 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ 100 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया हमारा एफ। तो जब हम इससे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा 1 के स्थान पे, तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर 100 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना होगा जी? 100 सेंटीमीटर। वो भी किस में? प्लस में होगा। किस में होगा जी? प्लस में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। क्षमता बताना है हमें। ठीक है, तो क्षमता बताने के लिए हम लोग फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे। फार्मूला क्या था? डी बराबर 1/f या 100/f। ठीक है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर है इसलिए 100 ही रखेंगे, तो हमें डी का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो डी बराबर 100। 100 क्यों रखेंगे? क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और फोकस का मान कितना दिया है, यानी एफ का मान कितना है? 50, तो यहाँ रखेंगे हम नीचे 50। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे। कितना मर्त में कटेगा? तो ये 2 मर्त में कट जाएगा, यानी डी का मान कितना आया? डी का मान प्लस में 2 आया है। डी का मान कितना है? प्लस में 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस तरह गमन करती है? तो प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होता है हमेशा सीधी रेखा में निकल जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण कैसे निकलती है? तो सीधी रेखा में, वो किसी भी तरफ मुड़ती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है जी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर होता क्या है, पहले इससे समझ लेते हैं। सोलर कुकर एक ऐसा यंत्र होता है जो सूर्य के प्रकाश में हमें भोजन पकाने का
हम लोग भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सोलर कुकर एक ऐसा यंत्र होता है जो सूर्य के प्रकाश में भोजन पकाने के उपयोग होता है। ये किस तरह काम करता है जी? तो ये जो होता है सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उस बिंदु पर हम कोई अपना पात्र रख के उसमें भोजन रख के पकाते हैं। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण ही प्रकाश की किरण को क्या करता है? केंद्रित करता है। एक अवतल दर्पण ही प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है वस्तु से छोटा और कौन सा प्रतिबिंब कह रहा है जी? किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा किस दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वो है हमारा उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटा दर्पण ही हमें बहुत बड़े व्यू को दिखा देता है। ठीक है, समतल दर्पण क्या करता है? तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु जितना बड़ा हो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है? तो अवतल दर्पण जो है वस्तु के छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और बराबर भी बना सकता है। इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें उसका वेग उतना ही कम होगा। तो प्रकाश का वेग निर्वात में इसका अपवर्तनांक जो होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 माना जाता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 माना जाता है, 1.33 जल का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1 इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि आप हीरा का अपवर्तनांक बताइए, वायु का अपवर्तनांक बताइए या कांच का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.44 से 1.6 तक, 1.44 से 1.61 तक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक पूछे तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हमारा हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4। ठीक है, ये किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का। अब यहाँ कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? तो 1.44 से 1.6 तक, यानी सबसे ज़्यादा अभी किसका है? कांच का है। तो दिए हुए में सबसे ज़्यादा कांच का है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कांच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। अभी कुछ देर पहले ही बताया था मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है जी? तो अवतल दर्पण जो है छोटा आकार में ही वो बड़े दृश्य को दिखा देता है, यानी वो वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण बराबर ही वस्तु को दिखाता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर लेता है। उत्तल लेंस, अभी लेंस की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के हमारा 2 नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है जी? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। इसे अगर आपतित किरण मान ले और इसे परावर्तित किरण मान ले और ये अभिलंब मान ले, ऐसे सीधा तो नहीं डाल पाए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए। तो ये जो, तो हम इसे कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं जी? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्यों होता है? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है दूर के वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। दूर के वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? दूर के वस्तुओं को छोटा करके हमें दिखाता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है? तो ये निकट के वस्तु को देखने में काम आता है। ये निकट के वस्तु को दूर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वो बड़ा प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? तो दर्पण से हम लोग आर पार नहीं देख सकते, इसलिए अभिदृश्यक में तो दर्पण प्रयोग ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ई नंबर हो जाएगा। फोटोग्राफी के अभिदृश्यक में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी पूछ रहा है कि इस दिए हुए पदार्थ में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग में नहीं आ सकता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जल। जल का प्रयोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? तो हाँ, जल का हम प्रयोग लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जल पारदर्शी होता है। उसी प्रकार से कांच क्या होता है? ये भी पारदर्शी होता है। प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के चश्मे भी मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है मिट्टी। मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी। यानी मिट्टी ही वह पदार्थ है जिसका हम लोग लेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग के अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, उत्तल लेंस जो होता है समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। इसके सामने जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो उसे फैला देता है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस के सामने अगर समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो उन्हें फैलाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस जो होता है ये क्या करता है? तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को ये एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। एक बिंदु पे क्या करता है? केंद्रित कर देता है, यानी एक बिंदु पे मिलाता है, ठीक है, या मिलाता हुआ प्रतीत होता है। एक चीज हम लोग यहाँ से और भी क्लियर कर लेते हैं कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस जो होता है दो अवतल दर्पणों का मिलाव से बनता है, यानी दो गो अवतल दर्पण को मिला देंगे तो अवतल लेंस बनता है। और अवतल लेंस की पहचान होती है कि वो साइड में जो होता है मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो दो उत्तल दर्पणों को मिलाने से बना हुआ लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की खासियत क्या है? तो ये बीच में जो है मोटा होता है और साइड में क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यानी जो निर्गत किरण होता है और अभिलंब होता है उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसे, तो मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है जिसका उठा हुआ भाग क्या होता है, कलई किया होता है। अवतल दर्पण की पहचान क्या है, तो इसका उठा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का जो है धंसा हुआ भाग कलई किया होता है, धंसा हुआ भाग कलई किया होता है और उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, तब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने का स्थिति है कि उस वस्तु को कहाँ होना चाहिए, उस वस्तु को होना चाहिए फोकस दूरी और विलंब ध्रुव के बीच में, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में, जिसे ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं और केंद्रक को C से। तो वस्तु क्या होना चाहिए, P और F के बीच में होगा, तभी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते में कुछ परिवर्तन लाती है, और जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब के तरफ झुकती है। ये हमारा अभिलंब हो गया, ये दो माध्यमों को बांटने वाला हो गया। ऊपर वाला मान लीजिए हवा है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमारा पानी है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से प्रवेश करेगी पानी में तो अभिलंब के तरफ झुकेगी, यानी जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के तरफ जाती है, और ठीक इसको अगर पलट दें और अगर प्रकाश की किरण पानी से हवा में आए तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार दोहरा चुके हैं, पीछे भी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो। दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो किसी भी दर्पण में उत्तल हो या अवतल, उनके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है 2f बराबर r। 2f बराबर क्या होता है जी, r, यानी कह सकते हैं कि दो गो फोकस दूरी के बराबर एक वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी का मान यानी f का मान दिया हुआ है, f का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, यानी r का मान कितना आ गया, r का मान हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर, r का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में, यहाँ साइड मिरर की बात नहीं हो रही, हेडलाइट की बात हो रही है, और हेडलाइट में हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है जी, अवतल दर्पण का, यानी मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है जी, तो अवतल दर्पण में जब लाइट को वक्रता अवतल दर्पण में जब लाइट को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो वह आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, बिखेरता है, आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। उसके बाद है लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है,
डायाप्टर में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है जी? डायाप्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं लेंस कोई भी हो वो दो दर्पणों से मिलकर बना होता है। लेंस जो होता है दो दर्पणों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक दर्पण का एक एक फोकस दूरी होगा। तो इस प्रकार से हमारा कितने फोकस दूरी हो गए? हमारा दो फोकस दूरी हो गए। यानी लेंस में हमारा कितना फोकस दूरी होता है? लेंस में हमारा दो फोकस दूरी होता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।